देखिए, कल कांग्रेस के विधायक दल की एक बैठक हुई और उस बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष माननीय टीकाराम जूली जी का जो बयान देखने को मिला, हास्यास्पद भी था और आधारहीन भी था। वो जिस तरह की बात करके राजस्थान की जनता को गुमराह करना चाह रहे थे, उन बातों में कोई दम हमें दिखा नहीं। वो कह रहे थे कि राजस्थान में कानून व्यवस्था खराब हुई है। टीकाराम जूली जी, आपके राज में जो राजस्थान में भयावह स्थिति थी, जंगल राज स्थापित था, कानून व्यवस्था की स्थिति भयंकर खराब थी। माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, अपराध के ग्राफ में कमी आई है। ये मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। राजस्थान सरकार के पास जो आंकड़े उपलब्ध है वो आंकड़े कहते हैं। आपको कम से कम ये चिंतन करना चाहिए कि राजस्थान अब विकास की गति पर आगे बढ़ा है। जो विकास परियोजनाएं आपके राज्य में दम तोड़ रही थी, उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। बरसात जिस तरह से हुई है, फसल खराबे के सर्वे करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। हमारे मंत्रीगण, मैं स्वयं लोगों के बीच में गए। कांग्रेस के लोग कहाँ गुलकंद खा रहे थे, कहीं दुख दर्द बांटने क्यों नहीं गए पीड़ितों के पास, लेकिन हम गए। फसल खराबा हुआ उसका मूल्यांकन भी कर रहे हैं, उनके यदि पशुओं को कोई नुकसान हुआ है उनका भी मूल्यांकन कर रहे हैं। इस बरसात के दौरान जो भी नुकसान हुआ और आपदा प्रबंधन के जो नियम हैं उनमें जो भी प्रावधान है उनके तहत हम उनकी भरपाई भी करेंगे। आपको विकास पच नहीं रहा। आपकी जो विधायक दल की बैठक है, उस विधायक दल की बैठक में आपने सिर्फ रस्मदाई की और आपकी कांग्रेस की फूट उजागर हो गई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर, एक मुखी होकर के माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान के विकास की कल्पना को पूरा करने का काम कर रहे हैं। यही तो कारण है ईआरसीपी को मंजूरी मिल गई, राम जल सेतु लिंक परियोजना नाम रख कर उसके टेंडर प्रक्रिया हो गई, काम चालू हो रहा है। ब्राह्मणी नदी का पानी बीसलपुर में, बीसलपुर से बाणगंगा में और नागौर जिले के इलाके तक जाएगा। इसकी डीपीआर बनाने के लिए निर्देश जारी कर दिए, उस पर काम चालू हो गया। हमारे शेखावाटी में यमुना का पानी आएगा, उसकी डीपीआर बन रही है। लेकिन आपके नेताओं पर थोथी बयानबाजी करने के अलावा कुछ रहा नहीं। अच्छा, आप लोकतंत्र को यदि मानते हैं तो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी सदन में आने से क्यों बच रहे हैं? जनता की बात सदन में आकर क्यों नहीं कहना चाहते? क्योंकि आप मुंह छुपा रहे हैं कि आपके केंद्रीय नेतृत्व ने चारा चोरों से समझौता कर लिया है। आप देश में जितने भी घोटालेबाज भ्रष्टाचारी हैं उनके साथ समझौता करके जनता के बीच में चुनावों में जाना चाहते हैं। आपका चेहरा बेनकाब हो गया है और नीचता की पराकाष्ठा तो तब पार हो गई आपके नेताओं की मौजूदगी में। बिहार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की मां को लेकर के जो घटिया स्तर की गालियां दी गई हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। आपके नेता राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए कि हम भारतीय माताओं का सम्मान करते हैं, उनकी सम्मान पर कोई ठेस पहुंचाएगा उसके साथ हम खड़े नहीं होंगे तो अच्छा लगता। लेकिन आपने कल जो जुमलेबाजी की है ना, वो जनता आपसे विमुख होती जा रही है। आप अप्रासंगिक हो गए हो। राजस्थान की जनता आपको पसंद नहीं कर पा रही है और आपके नेता कौन बड़ा मैं बड़ा कि तू बड़ा, इसकी लड़ाई में प्रदेश में जगह जगह बयान देते रहे हैं। ये राजस्थान की जनता समझ चुकी है। अब आप जीरो के स्कोर की ओर जाने वाले हो। धन्यवाद। निकाल लाऊंगे भाई साहब। हमारे 10 बच्चे स्कूलों के अपनी जान गंवा चुके हैं। 9 बिल्डिंग गिरने से 10वां बच्चा जोधपुर के अंदर सीएम साहब के 15 अगस्त के प्रोग्राम में आ रहा था, उसके
एक्सीडेंट यार भाई वो आ गया कॉलेज में, इसलिए कॉलेज ला रहा था। मैं सीएम साहब वहाँ बैठने गए बहुत मातापुरी हो गई। और नए 9 अन्य लोगों के यहाँ पे बैठने गए। समझे नहीं बाहर का इतना मैनेज कर लो। हालत ये है सरकार की छोटी कपड़े लगाना, स्कूल ऑफिस जाना, कि भारत मंडपम लेकिन आप तो क्या है वो बनाने के लिए 3500 करोड़ रुपए हैं, लेकिन ये जर्जर बिल्डिंगें 87,000 कमरे आज राजस्थान के अंदर इनके खुद के सर्वे में ये बताते हैं कि वो बैठने लायक नहीं है। उसके बावजूद पिछले अगर हम 1.25 वर्ष की बात करें तो स्कूलों का फंड इन लोगों ने कम कर दिया और लगातार पूरे राजस्थान के अंदर बिल्डिंगें गिरती जा रही है। कल भी एक बिल्डिंग गिरी है, परसों भी एक गिरी है और हो सकता है आज भी 1-2 गिर जाएंगे। बिल्डिंग गिरने के नाम पे बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दी जा रही है, रोजाना आदेश निकल जाते हैं। और यही नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों को ये लोग बंद करना चाहते हैं। इतने समय से वहां पे बजट नहीं दिया जा रहा है, बच्चों की स्कॉलरशिप रोकी जा रही है। वीर बालिका कालीबाई भील, उसका पाठ्यक्रम सिलेबस से हटा दिया गया है। राजीव गांधी एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप विदेश में बच्चों को भेजते थे हम, उनकी संख्या घटा के 150 कर दी है और उसके अंदर इस प्रकार के राइडर डाल दिए गए हैं कि वो भी 150 भी ये स्कॉलरशिप नहीं ले पाएंगे। ये स्थिति इन लोगों ने कर दी। पूरी शिक्षा का इन लोगों ने भट्ठा बैठा दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा राज आएगा, राज आने के बाद में जो हमारे 7 बच्चे झालावाड़ के अंदर दब के मरे हैं, 7 संभाग के अंदर 7 बच्चों के नाम पे हम मॉडल स्कूल बनाएंगे राजस्थान के अंदर और बच्चों के अंदर ये नजीर पेश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी बच्चों के साथ खड़ी है, राजस्थान के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देगी। ये प्राथमिकता हमारी रहेगी। मैं ये कहना चाहूंगा, आईफा के लिए 100 करोड़, पीएम यूनिटी मॉल के लिए 100 करोड़ और भारत मंडपम के लिए 3500 करोड़ इन लोगों के पास है, लेकिन बच्चों के सर पे छत देने के लिए इन लोगों के पास पैसा नहीं है। कैसी ये सरकार है जो बच्चों की हत्यारी है? जिन लोगों ने बच्चों की हत्या की है, मर्डर किया है, उन बच्चों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, शिक्षा मंत्री उस स्कूल के अंदर नहीं गए और मुख्यमंत्री स्वयं खुद वहां पे श्रद्धांजलि देने नहीं गए। और हद तो तब होगी जब इन लोगों ने विधानसभा के अंदर भी हमारे बच्चों को श्रद्धांजलि नहीं दी। ये बच्चे हमारे अपने हैं, राजस्थान के हैं, कोई अमेरिका के नहीं है जो ट्रम्प टैरिफ के डर से आपने उन बच्चों को श्रद्धांजलि नहीं दी। हमारे बच्चे हैं, उनको आप श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हो। आज हमने श्रद्धांजलि सभा रखी है और सभी से निवेदन किया है, सीएम साहब से भी निवेदन किया है, वो आए और अपने श्रद्धा सुमन इन बच्चों को व्यक्त करें। ऐसे संवेदनहीन मुख्यमंत्री नहीं बने, ऐसे शिक्षा मंत्री से आपको इस्तीफा लेना चाहिए और जो हालात आज स्कूलों में बिगड़ रहे हैं उनको ठीक करने के लिए आपको तुरंत बजट जारी करना चाहिए और विधानसभा के अंदर भी पूरे दिन की चर्चा आपको एजुकेशन पे करानी चाहिए। आज बिल्डिंगों की क्या हालत है, ये अपील मैं सरकार से करना चाहूंगा। धन्यवाद। हाँ सर, रोलिंग है। जी सर बताएं। जी सर। रुक जा भाई, एक बार 2 मिनट बातें कर। जी सर बताएं। नमस्कार सभी को। डूंगरराम गेदर, विधायक सूरतगढ़। आज मेरा 20 खाली को कनेक्ट कर देते हैं। पहला तो ये है कि पर्सन के मैंने 4 पॉइंट लिख करके दिए। ऑनलाइन पर्सन लगाया, 12/8/2025 को लगाया और 4 पर्सन मैंने पूछे, लेकिन विधानसभा के अंदर जो यानी सवाल किया वो सिर्फ एक लाइन का पहला जो पर्सन था उसी को आधा करके भेजा गया और उसी के जवाब उन्होंने देने का प्रयास है वो किया। तो अध्यक्ष जी से मैंने ये बात की कि जब मैंने 4 पॉइंट पूछे तो आपने मात्र एक जो पॉइंट है उसका ही आधा जवाब देने का क्यों प्रयास किया है, इसका मुझे कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। दूसरा ये है कि पर्सन बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान के लगभग 13 जिलों में पीने का पानी, कुछ जिलों में सिंचाई का पानी है वो IGNP के माध्यम से, भाखड़ा के माध्यम से, गंगनहर के माध्यम से, हरीके से आता है
और जलंधर की फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी बूढ़े नाले के माध्यम से इस नदी के अंदर सतलुज के अंदर गिरता है और सतलुज और ब्यास के माध्यम से हरी के माध्यम से ये पानी सारा का सारा 13 जिलों के लोगों को आज स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके जवाब में इन्होंने जो मुझे जवाब दिया गया है, आधा जवाब दिया, वो ये कहा है कि जी हाँ, जलंधर की फैक्ट्रियों का रासायनिक युक्त अपशिष्ट पानी सतलुज नदी में गिरता है, जो हरी के बैराज के माध्यम से राजस्थान की नहरों में प्रवाहित होता है। अब आगे क्या लिखे, राज्य सरकार द्वारा प्रदूषित पानी को रोकने के लिए अब तक किए गए प्रयासों का विवरण परिशिष्ट ए में दिया गया। परिशिष्ट ए के अंदर जो इन्होंने हमें दिए वो 2011 से लेकर 2011, 2012, 2013, 2014 में जितने भी इन्होंने आदेश दिए अभी तक, वो सारे कोई निर्देश है, कोई प्लान बनाया, कई निर्देश दिए गए, आग्रह किया गया। फिर आग्रह किया गया, निर्देश दिए गए, अनुरोध किया गया, लेकिन मेरा ये खिताब अब तक इसके अंदर क्या काम हुआ, अभी तक इस पर काम कोई नहीं हुआ है। मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। अब दूसरा जो पूरक प्रश्न मैंने ये पूछा कि 1.5 साल में राजस्थान की सरकार ने इस पानी को रोकने के लिए या स्वच्छ पीने का पानी उस क्षेत्र के लोगों को मिले, इसके लिए आपने क्या किया? इसका जवाब मंत्री जी के पास कोई जवाब इसका नहीं था। दूसरा जो पूरक प्रश्न था वो ये था कि क्या इन 13 जिले के लोगों को आप स्वच्छ पीने का पानी इसके माध्यम से दे पाएंगे, कोई आपके पास प्लान है? उसका भी कोई जवाब है वो मंत्री जी के पास नहीं था। सबसे बड़ी त्रासदी है उस क्षेत्र के लोगों की, कैंसर से यानी पीड़ित वो सारा का सारा क्षेत्र है और बहुत सारी बीमारियां उस क्षेत्र के लोगों को हो रही है, लेकिन आज स्वच्छ पीने का पानी भी हम लोग लगभग 13 जिलों के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये आज मेरा सवाल था, लगा हुआ था और इसमें बहस हुई, लेकिन कोई सार्थक जवाब है वो मंत्री जी के माध्यम से नहीं मिल सर एक बार नाम बता दीजिए और कहाँ से नाम और बोल दीजिए एक बार। डूंगरराम गेदर, विधायक सूरतगढ़। ठीक है सर, थैंक यू। स्मार्ट मीटर को लेकर के और जिस तरह से सदन में विपक्ष जवाब नहीं सुन करके और हंगामा कर रहा है, और ये स्मार्ट मीटर की शुरुआत पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी और इनकी देन है। आज वो सदन से अपना जवाब सुनने के बजाय हंगामा कर रहे हैं, पूरा जवाब नहीं सुन रहे हैं। जनता के सामने अपने जब खुद के ही किए हुए कारनामे सामने आते हैं तो विपक्ष वहाँ से सदन से बहिष्कार करता है। जिस तरह से स्मार्ट मीटर की योजना पूर्ववर्ती सरकार के समय शुरू की गई थी और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था, आज मैंने जवाब भी दिया है और उसका विपक्ष हंगामा करके और उस जवाब को सुनना नहीं चाहता है। जो स्मार्ट मीटर की योजना प्रदेश में 2020 में IPDS और NSGM योजना के तहत लगाने का निर्णय पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय किया गया था और उसके बाद फिर RDSS योजना में भी पूर्ववर्ती सरकार ने मंत्रिमंडल से 21 मार्च 2022 को अनुमोदन करवाया और उसके बाद ये स्मार्ट मीटर की योजना को इन्होंने RDSS योजना में सम्मिलित करते हुए अपने मंत्रिमंडल से जो मेमो जारी करवाया, उसके आधार पर ये योजना चालू हुई है और उसका टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। मैं आप सबको के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस तरह से विद्युत मंत्रालय द्वारा परिचालन निर्देश जारी किए गए वो 27 जुलाई 2021 को किए गए। राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा जो कार्य योजना अनुमोदन की एवं स्वीकृत की गई वो 21 मार्च 2022 को की गई। स्मार्ट मीटर के लिए DPR अनुमोदन जो तीनों डिस्कॉम के द्वारा की गई वो 28 मार्च 2022 को की गई। REC द्वारा बोली दस्तावेज किया गया वो 20 अगस्त 2022 को किया गया।
डिस्कॉम में अध्यक्ष द्वारा स्मार्ट मीटरों के लिए निविदाएं आमंत्रित करने हेतु मंजूरी 6 जनवरी 2023 को की गई। निविदाएं आमंत्रित करने की दिनांक 16 जनवरी है और ये इस तरह की पूरी प्रक्रिया कांग्रेस के समय में प्रारंभ की गई है। ये प्रक्रिया इन्होंने प्रारंभ करी और यही आज उसको योजना को स्वीकार किया इन्होंने। और अब आज ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूँगा कि स्मार्ट मीटर की योजना इनके द्वारा शुरू करके और इन्होंने प्रारंभ किया। हमने केवल इनके द्वारा जो 10 टेंडर आमंत्रित किए गए थे उनकी शर्तों में भी बदलाव नहीं किया गया। और इन्होंने आज ये कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष कि इसमें ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दे दिए गए। ये ब्लैक लिस्टेड की जो शर्त है वो अन्य राज्यों में कोई ब्लैक लिस्टेड है तो उसको राजस्थान के डिस्कॉम में मान्य नहीं होगा। ये शर्त भी इन्होंने इनके समय ही संशोधन करके लागू की गई जो इनके कार्यकाल में था। और मैं आपको बताना चाहूँ 10 मार्च 2023 को 80वीं डिस्कॉम की बैठक में इन्होंने के आधार पर 13 मार्च 2023 को इसको संशोधित किया और वही फर्म भाग ले सकेगी जो किसी भी राज्य में भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी के अंतर्गत किसी अपराध अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई दोष सिद्ध नहीं हुई हो एवं राजस्थान डिस्कॉम में ब्लैक लिस्टेड नहीं हो। ये इनकी शर्तों को इन्होंने परिवर्तन करके जोड़ा जिसके आधार पर टेंडर हुआ। जिस गोवा में सरकार के द्वारा टेंडर को ब्लैक लिस्टेड करने की ये बात करते हैं, गोवा सरकार ने 5024 को मैसर जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे यहाँ जिस फर्म का ये टेंडर है उसकी एक कंपनी नहीं है बल्कि ये जीनस की ही एक सब्सिडरी कंपनी है, उसने वहाँ वो ब्लैक लिस्टेड हुई थी। लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद 24 सितंबर 2024 को निर्णय के बाद 3 अक्टूबर 2024 को ये वापस आदेश भी गोवा सरकार ने ले लिया और इसका ब्लैक लिस्टेड का भी जो किया था उसको भी समाप्त कर दिया। इसलिए क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड समाप्त नहीं होता फिर भी वो यहाँ पर टेंडर के लिए एलिजिबल थी वो फर्म, इसलिए हमने किसी प्रकार के हमारे समय कोई अनियमितता नहीं हुई। हाँ, लेकिन आज जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उनमें भी अभी ये कह रहे थे कि भाई पहले आपने सरकारी विभागों में लगाने का प्रयास किया है और जनता की रोक दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जनता में अपनी स्पष्ट स्थिति के अनुसार, उपलब्धता के अनुसार मीटर लगाए जा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार का और एमएनआरई का एक हमें निर्देश था कि जल्दी से जल्दी सरकारी कार्यालयों में कम से कम 25% मीटर लगाए जाएं ताकि आरडीएसएस योजना की राशि को जारी किया जा सके। इसलिए हमने ये निर्देश दिए कि इस योजना में जो सरकारी विभाग है उनमें जल्दी से जल्दी वो मीटर लगाएं ताकि आरडीएसएस योजना के जो राशि है उसको जारी करवा करके और जो आरडीएसएस योजना का काम चल रहा है फिर सेग्रेशन का, रिवेम्पिंग का, वो सब योजनाओं में वो भुगतान प्राप्त हो सके, इसलिए वो परिवर्तन किया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कांग्रेस अपना मुँह छुपाने के लिए, उनके बाद बोलने के लिए सदन में नहीं है, जनता में नहीं है, फिर भी वो एक केवल और केवल बरगला करके जनता को गुमराह करना चाहती है अपनी योजना शुरू करके। और आज वो इसी योजना का विरोध कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में जिस तरह से ये भूमिका निभा रहे हैं, निश्चित रूप से ये इन्हीं की खुद की शुरू की गई योजना थी। हमने इसको केवल आगे बढ़ाया है और जनता के सामने इनके जब कारनामे आ रहे थे तो सदन से बहिष्कार करके और जिस तरह से जनता को गुमराह करना चाहते हैं तो जनता सब देख रही है और जनता के सामने इनके मुखौटे आ चुके हैं। जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। के अंदर क्या हुआ था? पीछे से आपके वॉकआउट करने पे कुछ डायलॉगबाजी हुई थी, फिर आपने वापस आकर के सामने करो बात, फिर भी इसके बाद जी फाइट। देखिए, ये सरकार जिस प्रकार से तानाशाही पे उतर के आई है, आप सब लोगों ने आज देखा क्वेश्चन आवर हुआ। क्वेश्चन आवर के अंदर जब हमने हमारे क्वेश्चंस के जवाब मांगे
चाहे हमारे माननीय सदस्य डूंगरराम जी गैदर के द्वारा पंजाब से जो नदियों के अंदर केमिकल आ रहा है, कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं, उस पर क्वेश्चन पूछा गया हो, सरकार ने जवाब नहीं दिया। उसकी सप्लीमेंट्री में जब मैंने पूछा, उसका जवाब नहीं दिया। जब रामकेश मीणा जी ने जो सार्वजनिक भूमि है, शमशान है, कब्रिस्तान है, मंदिर की है, झोड़ की है, रास्ते की भूमि है, कुएं की भूमि है, उनमें अगर कहीं दुरुस्ती का कोई काम है, उसके लिए सरकार से पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। कितने ऐसे मामले हैं, कोई जवाब नहीं दिया। और जब स्मार्ट मीटर की बात आई, जो कि केंद्र सरकार की थोपी हुई योजना है, उसमें इन लोगों ने स्मार्ट मीटर पे अभी जो रोक लगाई है, जब ये पूछा गया कि आपने जो रोक है ये नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव का फायदा उठाने के लिए लगाई है या इस रोक को आप आगे बढ़ाएंगे, उसका जवाब नहीं दिया। और जब मैंने सीधा सा क्वेश्चन पूछा कि ये जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जो वर्क ऑर्डर हुआ है, क्योंकि ये सही है जो मंत्री ने जवाब दिया कि जब टेंडर हुए थे तब वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं थी, लेकिन जब वर्क ऑर्डर दिया उससे पहले कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी। गोवा में इसको ब्लैक लिस्टेड किया है, बिहार के अंदर इसके ठिकानों पे ईडी की कार्रवाई हुई है, और ऐसी कंपनी को राजस्थान में ये लोग क्यों काम देना चाहते हैं, ये पूछा। इसका जवाब सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। और हद तब हो गई जब 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला हमारे पुष्कर लाल जी डांगी के द्वारा उठाया गया, सरकार ने उस पर एक शब्द नहीं कहा। और मानवता को झकझोरने वाली घटना पीपलोदी झालावाड़ की, 7 बच्चे जिसके अंदर दबके मर गए, 3 बच्चे अलग अलग घटनाओं में, दुर्घटनाओं में फिर वापस उनकी मृत्यु हो गई। इन 10 बच्चों को लेकर जब उन्होंने आवाज उठाई, सदन के अंदर मंत्री दूसरे मंत्री के साथ बतियाते रहे, हंसते रहे। इनकी संवेदना मर गई कि वो बच्चे हमारे थे, जो बच्चे पढ़ने गए थे जन्नत में चले गए, जो डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे थे, जिनके माता पिता ने उनको अपना भविष्य समझा था, वो बच्चे काल के ग्रास में समा गए। ये हादसा नहीं है, हत्या है, सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है, ये मर्डर है। और ये संवेदनहीन सरकार, शिक्षा मंत्री तक वहां स्कूल नहीं गए, मुख्यमंत्री तक उस परिवार के आंसू पोंछने नहीं गए, और विधानसभा में उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। इस मामले को लेकर जब हम वेल में आए कि सरकार इस पे जवाब दे कि किस प्रकार से ये घटनाएं घट रही हैं, और एजुकेशन के अंदर बजट लगातार काटा जा रहा है। कालीबाई भील जैसी वीर बालिका को पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी जी के नाम पे हमने जो शुरू किए हैं, उनको रोकने का काम किया जा रहा है। और शिक्षा के अंदर भी अब शिक्षावीर भर्ती शुरू करने का काम ये लोग कर रहे हैं। हमारी ये सारी डिमांड थी कि पिछले 1.25 वर्षों में आपने एजुकेशन का बजट घटा दिया, आपकी प्राथमिकता एजुकेशन नहीं रही। उस पे जवाब देने की बजाय सत्ता पक्ष हल्ला करता है, सत्ता पक्ष हमें मारने दौड़ता है, इनके मंत्री हमारी तरफ मारने भागते हैं। ये हालत इन लोगों की है। ये मैंने सुबह भी कहा था कि जिस प्रकार रावण के अंदर घमंड था, अहंकार था, उससे कहीं बड़ा घमंड और अहंकार इन लोगों के हो चुका है। जब इनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो 2.25 साल में 1 रुपए का विकास ये लोग नहीं बता सकते। बात करते हैं 5 साल से अधिक काम किया, या विधानसभा की जो परंपराएं हैं, जब हमने बायकॉट किया, बायकॉट करके जैसे ही हम बाहर जाते हैं, संसदीय मंत्री पीछे से बोलते हैं। ये गलत है, ये तरीका गलत है। हम सामने रहें, जो बात कहें आप भी बोलिए, हमें भी बोलने का मौका दीजिए, आपको बता देंगे क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, डिबेट करवाइए ना। लेकिन ये जो है ना चोरी चकारी वाला काम, पीछे से धोखाधड़ी वाला काम, कि अब विपक्ष नहीं है, अब बोल लो,
रिकॉर्ड पे नोट हो जाएंगे, जनता में कह देंगे हमने ये बोल दिया। नहीं, हिम्मत है सामने बोलिए, तर्कों के साथ चर्चा कीजिए। 8 करोड़ की जनता के भविष्य की हम बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप अपने अच्छे काम बताइए, हम आपकी कमियां गिनाएंगे, आप हमारे कमियां गिनाइए, हम हमारे अच्छे काम बताएंगे, तब तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ कोई लड़ने के लिए आते हो क्या? आप लोगों ने ज़्यादा कुछ मार खा लिया क्या जो हमारे ऊपर आप ऐसे चढ़ रहे हो? ये तरीका गलत है इस सरकार का। जब हम बोलते हैं मेरा माइक बंद कर दिया जाता है और इनके मंत्रियों के माइक ऑन रहते हैं जो नियम विरुद्ध बोलते हैं। जिस मंत्री को जवाब देना चाहिए वो मंत्री जवाब देता नहीं है, दूसरे मंत्री उसका पक्ष लेने के लिए बोलते हैं। मजाक बना दिया विधानसभाओं का। कल मेरे को कह रहे थे कि ये मार्केट मंडी नहीं है, यहाँ किस प्रकार से बात कर रहे हो? इन लोगों ने सब्जी मंडी से बुरा हाल कर रखा है, मैं ये बेच रहा हूँ, मैं ये बेच रहा हूँ, मैं ये बेच रहा हूँ। मजाक है या राजस्थान की विधानसभा है? काहे के मंत्री है, काहे का मुख्यमंत्री है? अपने मंत्रियों पे कंट्रोल नहीं है। भले आदमी मुख्यमंत्री जी, जो ये सारे लोग उनका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा, मैंने कल भी कहा था कि जिस प्रकार से लोग शासन प्रशासन में लग रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी को नुकसान करने के लिए लगे हुए हैं। ये नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री जो काम कर रहा है वो अच्छे काम उनके आगे आए, ये नहीं चाहते। ये सब माल सूतने में लगे हुए हैं। कोई भू माफियाओं की बात करता है, कोई बजरी माफियाओं की बात करता है, कोई सूद माफियाओं की बात करता है, कोई शराब माफियाओं की बात करता है, जनता की बात करते ही नहीं है। आज कानून व्यवस्था क्या हो गई है, क्या एजुकेशन का स्तर रह गया है, किस प्रकार से किसान परेशान है, चारों तरफ बाढ़ के हालात बने हुए, सड़कें टूटी पड़ी हुई है, मकान गिरने लग रहे हैं, उसका जवाब नहीं है। सरकार ने एक पैसा मंजूर नहीं किया उनके लिए। आज वो बेचारे कहाँ, इस बरसात में हमारे लिए तो टेंट लगा हुआ है, लेकिन वो बाहर जाके देखिए, वो आज भी खुले आसमान के नीचे गरीब व्यक्ति पड़ा हुआ है, उसके बारे में कौन सुध लेगा? ये बात आज हमें समझनी पड़ेगी। और राजस्थान की विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से परंपराओं का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, परंपराएं गिराने का काम कर रहे हैं, इनको राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। यही बात कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। देखिए, मैं कह रहा हूं, सत्ता के मद में जिस प्रकार से ये लोग आए हुए हैं ना, जिस प्रकार से मदमस्त हाथी चलता है, ऐसे लोग चल रहे हैं। ये सत्ता का अहम घमंड ये ज़्यादा समय चलने वाला नहीं है। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, वो बड़े भाई हैं मेरे, वहीं से आते हैं, सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, सरकार के मंत्री हैं, उनको इस प्रकार का व्यवहार जो है शोभा नहीं देता। जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो सरकार के मंत्री करते हैं, विपक्ष भी नहीं करता ऐसा काम। तो जैसे ये लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या मुकाबला करेंगे राहुल गांधी जी का? उनके बरोबर अपना कद बना लो, फिर बात करना राहुल गांधी जी की। जो व्यक्ति 5-5 बार सांसद रहा है, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष है, पूरे देश को जिसने कदमों से नाप दिया, लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जिनके लिए जगह हैं, जिनके पिता शहीद हो गए, जिनकी मां ने प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया, जिनके नानी ने देश के लिए कुर्बानी दी हो, ऐसे शहीदों का परिवार, जिस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई हो, उसके एलओपी, उसके लिए ये लोग बात करें, इनके मुंह से मैं समझता हूँ उनके लिए वर्डिंग शोभा नहीं देती। हम है ना, हमारे खिलाफ बोलो ना, पता चल जाएगा। सरकारी लीग झालावाड़ में कल जब इन्होंने झालावाड़ में स्कूल दुर्घटना में मृत्यु हुई बच्चों को श्रद्धांजलि नहीं दी, तो आज हमने यहाँ विधानसभा के गेट पे श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा और कांग्रेस के तमाम विधायक, यहाँ तक कि निर्दलीय विधायक भी वहाँ श्रद्धांजलि में शामिल हुए। हमने मौन व्रत किया और अफसोस की बात यह है कि बीजेपी के विधायक बिना श्रद्धांजलि दिए हाउस में चले गए। श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम पास में और वो वहाँ से बराबर से गुजर के जा रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। इससे उनकी मंशा क्लियर है कि कल कोई चूक नहीं हुई, जानबूझ के इन्होंने ऐसा किया। आज जब हमने यहाँ श्रद्धांजलि सभा रखी तो यहाँ भी इन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी। स्मार्ट मीटर का मुद्दा सवाल उठा विधानसभा के अंदर और स्मार्ट मीटर में साफ साफ बात हमने पूछी कि क्या सरकार ने जो रिलैक्सेशन दिया है और स्मार्ट मीटर लगाने पे रोक लगाई है, क्या वो रोक इनके पूरे टेन्योर में रहेगी या सिर्फ पंचायत चुनाव और जो नगर पालिका चुनाव होने हैं वहाँ तक रहेगी? तो सरकार की तरफ से मंत्री को स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। हम आज फिर सवाल करना चाहते हैं, क्या सरकार आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि क्या सरकार स्मार्ट मीटर पे पूर्णतः रोक लगाएगी
या ये रोक अभी एक आंशिक रूप से लगी हुई है और चुनाव के बाद फिर स्मार्ट मीटर लगाएंगे। हम सबका ये निर्णय है, हम सब ये डिसीजन ले रहे हैं कि हम स्मार्ट मीटर राजस्थान में लगने नहीं देंगे। राजस्थान की जनता के साथ खड़े हैं। प्रीपेड मीटर करना चाह रहे हैं, प्रीपेड मीटर नहीं होने देंगे। जिस तरह की व्यवस्था राजस्थान में चल रही है वही व्यवस्था चालू रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं और किसान का बेटा हूं। स्मार्ट मीटर का जिस तरीके से निर्णय किया राजस्थान की सरकार ने और एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जीनस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को जो उन्होंने टेंडर दिया है, जिसको गोवा सरकार ने ब्लैक लिस्टेड किया है, राजस्थान की जनता को ठगने का काम, लूटने का काम सरकार करना चाहती है। स्मार्ट मीटर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये स्मार्ट लूट है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। ग्रामीण क्षेत्र ले लो, कहीं भी ले लो, इतना जन विरोध स्मार्ट मीटर का है। स्मार्ट मीटर को यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस लेना पड़ेगा। आज जिस प्रकार का प्रश्न स्मार्ट मीटर का सदन में आया, निश्चित रूप से हम वैल में पहुँचे क्योंकि किसान नौजवान उसने चुन कर के हमें भेजा है। मैं किसान का बेटा हूँ और किसान, मजदूर, नौजवान, सामान्य व्यापारी का दर्द समझता हूँ। अगर उसकी जेब पर डाका सरकार डालना चाहती स्मार्ट मीटर के नाम पर, तो निश्चित रूप से हमें वेल में जाना पड़े, हमें सड़क पर जाना पड़े, हमें कहीं पर जाना पड़े। हम निश्चित रूप से, कांग्रेस जो पार्टी है, पूरा विपक्ष है स्मार्ट मीटर के खिलाफ, पूरा आंदोलन राजस्थान में चला रहा है। स्मार्ट मीटर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस लेना पड़ेगा। मंत्री जी ने तो यहाँ तक जवाब दिया कि स्मार्ट मीटर की उपलब्धता के हिसाब से हम राजस्थान में स्मार्ट मीटर लगाने का काम करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, गाँव में इनके लोग जाएंगे, इनके नेता जाएंगे, इनके विधायक जाएंगे, जनता इनसे सवाल करेगी, इनको दौड़ाएगी, क्योंकि स्मार्ट मीटर को जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। स्मार्ट मीटर आम आदमी की जेब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्मार्ट लूट है। हम उसका विरोध करते हैं और निश्चित रूप से बड़ी मजबूती से पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं कि सरकार इस जो तानाशाही जो एक तरीके से लागू करी है, इस फैसले को वापस ले, स्मार्ट मीटर को वापस ले और राजस्थान में जो पुराने मीटर थे, जो सही मीटर चल रहे हैं, जो वास्तव में उनका जो संचालन सही तरीके से हो रहा है, वो वापस बहाल किया जाए। स्मार्ट मीटर का फैसला सरकार वापस ले। धन्यवाद। देखिए, आज जिस तरह से सदन में जो हमारे सदन की परंपराएं उनको तोड़ते हुए विपक्ष के नेता का माइक बंद किया गया, उसके बाद में तमाम विपक्ष के जो सदस्य थे उनका सब लोगों का माइक बंद कर दिया गया, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो हाउस चलेगा लगभग कम समय के लिए चलेगा और हम चाहते हैं कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे यहाँ सदन में चर्चा की जाए। आज हमारे क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में जो अतिवृष्टि हो रही है और उस अतिवृष्टि से जो फसल खराबी का जो नुकसान किसान को हो रहा है उसको लेकर मुद्दा था और उस पर हम जब बोलने लगे तो हमारा माइक बंद कर दिया गया। मेरा सरकार से यही आग्रह रहेगा कि आज पूरे प्रदेश में अतिवृष्टि से जो खरीफ की फसल है, चाहे ज्वार है, बाजरा है, चाहे मूंग है, मोट है, तमाम फसलें ख़राब हो रही है। किसान को मुझे लगता है कि इस बार जो नुकसान हो रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं कि भाई हमेशा सूखा अकाल घोषित होता है, लेकिन इस बार जिस तरह से अतिवृष्टि के माध्यम से ना तो धान मिलेगा ना चारा मिलेगा पशुओं के लिए, तो बड़ी विकट समस्या किसान के सामने है। तो हमारा ये सरकार से आग्रह रहेगा कि जल्दी से जल्दी विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाए और जिन इलाकों में पानी भर गया, जहाँ सार्वजनिक स्थानों पर या मकानों में, दुकानों में, उन लोगों का वहाँ से सर्वे करवाकर हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि सरकार के मार्फत हम लोग उन तक मदद पहुँचा सकें। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज सदन में हम सब लोग बोलना चाह रहे थे, लेकिन नहीं बोलने दिया गया। उसके अलावा मेरा एक मुद्दा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी परसों मुलाकात मेरी हुई। उत्तराखंड में जो हर्सिल घाटी है उसमें आप लोगों को सूचित होगा कि जिस तरह से सेना के जवानों का जो कैंप था और वहाँ बारिश की वजह से या जो लैंडस्लाइड हुई उसकी वजह से कई सेना के जवान कई दिनों से लापता है। हमारी सरकार से मांग है कि आप उत्तराखंड सरकार से बात करें, वहाँ के मुख्यमंत्री जी से बात करें और उन तमाम परिवारों को राहत देने का काम करें, क्योंकि जो सेना का नियम है वो 90 दिनों तक इस बात का डिक्लेरेशन नहीं करता कि वो शहीद है, मर्द है या जिंदा है।
तो पिछले 20-25 दिन पहले की ये जो घटना है वो मुझे लगता है कि हम सब लोगों के लिए बड़ी दुख की घटना है। उन तमाम राजस्थान के परिवारों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को व्यक्तिगत रूप से उन लोगों की सुध लेनी चाहिए। उनका स्वास्थ्य परीक्षण लगातार हम लोगों को करवाना चाहिए। ऐसा ही जो हमारा एक प्रकरण है हमारे परबसर में कुराड़ा से सूबेदार पूनाराम जी जिनका उस घटना में लापता है, तो उन परिवारों को भी हम लोग यही आश्वासन देना चाहते हैं कि हमने सरकार से भी बात की है। परसों हमारा एक डेलीगेशन जो विपक्ष का है, चाहे रोहित बोरा जी है, पूसाराम गोदारा जी है, हरिमोहन शर्मा जी है, हम सब लोग हमने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और इस बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि आप जल्दी से जल्दी उत्तराखंड सरकार से बात करके इस पे उन परिवारों को राहत दिलवाने का काम करें। तो मेरा मीडिया के बंधुओं से भी ये निवेदन रहेगा कि इस आपके माध्यम से भी आप सरकार तक इस बात को पहुंचाएं कि जो लोग हमारी सुरक्षा में जो लोग तैनात थे उनका पिछले 20 दिनों से कोई पता नहीं है। हम लोगों को उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए, अपने परिवारों को राहत पहुंचानी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज सदन में हम सब लोगों ने अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को बोलने नहीं दिया गया। और स्मार्ट मीटर का जो मुद्दा मुझे लगता है कि हर घर तक पहुँच चुका है। हमारी सरकार ने जहाँ पिछली बार किसानों को दिन रात बिजली देने का काम किया, आज हर गांव डाणी में ये हालात बने हुए हैं कि कब ट्रिपिंग हो जाती है और इनके अधिकारी इस बात का जवाब तक नहीं दे पा रहे। और ऊपर से ये जो स्मार्ट मीटर के नाम से जो लूट ये सरकार करना चाह रही है, इसका विरोध प्रत्येक उपखंड स्तर पर, तहसील स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं इस सरकार को ये चेतावनी देता हूँ कि स्मार्ट मीटर को लेकर आपकी सरकार, आपके अधिकारी, आपके नेता अगर किसी गाँव में घुसेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों को जनता का सामना करने पड़ेगा, जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। और स्मार्ट मीटर हम लोग आप लोगों को लगाने नहीं देंगे। अगर स्मार्ट मीटर इतना ही अच्छा है तो आप पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने घरों में लगाएं, फिर बाद में इसका परीक्षण करके देखेंगे आने वाले 2 साल में आप लोगों के बिलों में कितनी बढ़ोतरी होती है। उसके बाद आप आम जनता पे ये थोपने का काम करें। ये जो मोदी सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर के नाम पे लूट करने का जो एक साजिश की जा रही है, जिस कंपनी को इन्होंने ठेका दिया है वो गोवा से ब्लैक लिस्टेड है, बिहार में ईडी में उसके दोष साबित हो रहे हैं जो रिश्वत देने के। इन तमाम बातों को हमने सदन में आज रखा है और मैं निश्चित तौर पर आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के जितने भी हम लोग विधायक साथी है सदन में, हम लोग पुरजोर तरीके से आप लोगों की मांगों को उठाएंगे, आप लोगों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे और सदन से लेकर सड़क तक आपके साथ में संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस जब सत्ता में होती है कुछ निर्णय ऐसे होते हैं और उस निर्णय को ही कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में आती है उसका विरोध करती है। दुर्भाग्य है कि जब 2022 के अंदर कांग्रेस सरकार के द्वारा ही इन कांग्रेसी मीटर को राजस्थान की जनता के घरों में लगाने का निर्णय लिया गया था। ये कांग्रेसी मीटर जिसको स्मार्ट मीटर के नाम पर ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये सबसे पहले कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान के मंत्रिमंडल में इसका अनुमोदन हुआ और जो टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष से विरोध कर रहे हैं वो उस मंत्रिमंडल के निर्णय में शामिल थे। 2023 में इसके टेंडर हुए और टेंडर की प्रोसीजर को राजस्थान सरकार ने, वर्तमान सरकार ने आगे बढ़ाया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर इनको इस कांग्रेसी मीटर, स्मार्ट मीटर से इतनी ही तकलीफ थी तो 2022 में ये पॉलिसी राजस्थान में क्यों लागू करी, क्यों इसकी टेंडर प्रोसीजर को आगे बढ़ाया गया। हमने तो सिर्फ पूर्ति सरकार के समय स्मार्ट मीटर लगाने की जो योजना थी उसको आगे बढ़ाया पारदर्शी तरीके के साथ में, लेकिन बीते 20 महीने में कांग्रेस के पास में कोई विशेष मुद्दा जनता के हित का नहीं बचा। इसलिए कांग्रेस के नेता जो कहते हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं। स्मार्ट मीटर लगाने में किसी भी जनता का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने आप को राजस्थान की राजनीति में जीवित रखने के लिए, जनता के बीच में दिखाने के लिए इस प्रकार के प्रोपेगेंडा करते हैं जिसको जनता माफ़ नहीं करेगी। आज जब माननीय मंत्री हीरालाल जी नागर ने जवाब दिया तो ये राजस्थान की जनता को भी समझ में आया कि कांग्रेस जिस भ्रम को फैला करके स्मार्ट मीटर के नाम पर वाहवाही लूटना चाहती है वो असल में कांग्रेस की दी हुई देन है। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 2022 में ये मंत्रिमंडल से अनुमोदन हो रहा था, आपने विरोध क्यों नहीं किया? उसी समय उसको बंद कर देते। हमने, हमारी सरकार ने
ऐच्छिक रूप से लागू किया है कि आप चाहें तो स्मार्ट मीटर लगा सकते हैं या जो रेगुलर मीटर उसको आप लोग लगा सकते हैं, किसी के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सरकार से सवाल पूछते हैं कि इस प्रकार के निर्णय क्या नगर निकाय के चुनाव या पंचायत राज के चुनाव को देखते हुए लिए गए। ये जो आदत रही है, ये जो मजबूरी रही है कांग्रेस की खिसकते जनाधार को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा कोई फैसला नहीं करती है। तो इस प्रकार के बयान देकर के, इस प्रकार के सवाल पूछ करके कांग्रेस, मुझे लगता है आत्मचिंतन की आवश्यकता है। उनको अपने किए हुए निर्णय को विरोध करना उनकी मानसिकता बन गई है। मैं तो इतना कहूँगा, ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ राहुल की जो फौज है ये अपना आपको दिखाना चाहते हैं। राहुल गांधी जैसा कहते हैं वैसा ये लोग करते हैं। जनता से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा नहीं है। वोट चोरी का ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि जब 2008 से 13 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। और जब बीजेपी सरकार 8 से 13 से 18 में थी, उसके बाद कांग्रेस को बहुमत मिला। तो क्या ये सारा वोट चोरी का खेल था? जिस प्रदेश के अंदर, जिस देश के अंदर आपकी सरकार बनती तब ईवीएम सही है, आपकी चुनाव आयोग सही है, संस्थाएं सही है, लेकिन जब भी आप हारते हैं उस समय ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। माता जानकी की धरती, महात्मा बुद्ध की धरती से जिस माँ के लिए कांग्रेस के नेताओं के मन से सार्वजनिक रूप से जो बयानबाजी की गई, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले राजस्थान के नेताओं को इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके बाद में सरकार से सवाल करना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनका महिलाओं के प्रति जो सम्मान है वो दर्शाता है वो किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान, किस नज़रिए से वो देखते हैं। राजस्थान में कांग्रेस का जनाधार बचा नहीं है। अपने आप को जनाधार बचाने के लिए और जनता के बीच में लाइमलाइट में आने के लिए अखबार में, न्यूज़ के माध्यम से इस प्रकार की हरकतें करते हैं, इसको राजस्थान कभी माफ़ नहीं करेगा। आने वाले समय में पंचायत राज में हो, चाहे नगर निकाय में हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर में हो, भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ में जीतेगी। इनको फिर से करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और आम जनता की तरफ से, आम मतदाताओं की तरफ से मिलेगा। धन्यवाद। मेरा आज विधानसभा में प्रश्न काल में प्रश्न नंबर 16 पे नंबर था स्मार्ट मीटर को लेके, और ये मामला पूरे प्रदेश के अंदर बहुत ही जौनशील मामला है। पूरे प्रदेश में इसको लेके धरने प्रदर्शन, यहाँ तक कि मंत्री जी के क्षेत्र में भी और इनके विधायकों का तक अंदर चाहिए था कि इनके धरने प्रदर्शन करो ताकि ये स्मार्ट मीटर रोका जाए। मोदी जी स्मार्ट सिटी तो दे नहीं सके और लोगों को जेब काटने के लिए स्मार्ट तरीके से स्मार्ट मीटर लगाने की जो योजना लेके आए हैं, इसको लेके मैंने विधानसभा के अंदर आज प्रश्न लगाया था। तो मेरा प्रश्न 16 नंबर पे अंकित हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने प्रश्न में 5 सवाल पूछे गए थे, जिसमें 3 सवाल ही इस प्रश्न काल के अंदर अंकित हुए और जो 2 सवाल थे मैंने 2 नंबर ये पूछा था, क्या ये सही है प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के जो मीटर लगे हुए हैं वो सही काम कर रहे हैं? यदि हाँ तो अब स्मार्ट मीटर के नाम से जनता को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है? जब इतने लाखों करोड़ों की तादाद में मीटर लगे हुए हैं, सही चल रहे हैं, तो स्मार्ट मीटर की नौबत कहाँ रही? इसको ना तो इन्होंने इस प्रश्न काल के अंदर अंकित किया। और तीसरा सवाल ये था, जब उपभोक्ताओं के कार्य रीडिंग मीटर लगे हुए हैं और अपना कार्य सही काम कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने में मीटर बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी? बदले जा रहे हैं तो स्मार्ट मीटर जनता को क्या लाभ पहुंचाएंगे? मतलब जब बदल भी रहे तो आप इसमें लाभ क्या पहुंचाने वाले हो? तो ये दोनों सवाल इसके अंदर हटा दिए गए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो सरकार ने इसका जो आदेश निकाला, अप्रैल 2025 को इसका आदेश निकाला कि स्मार्ट मीटर ये सभी जगह लगाए जाए। और जो मैंने बिंदु संख्या 2 के हिसाब से इनसे सवाल किए थे, तो इन्होंने ये कहा, मैंने पूछा कितने उपभोक्ता पूरे प्रदेश में, तो इन्होंने कहा 1,64,69,519 उपभोक्ता स्मार्ट मीटर के, मतलब बिजली विभाग के उपभोक्ता है। 1,64,69,519। फिर मैंने पूछा इस पे स्मार्ट मीटर लगाने में खर्चा कितना आएगा, तो उन्होंने कहा 14,036 करोड़ रुपए। 14,036 करोड़
सरकार स्मार्ट मीटर बदलने के अंदर खर्चा कर रही है, मतलब ये भार किस पे बढ़ेगा? एक तरफ तो ये विद्युत कंपनियां कहती है बिजली घाटे में चल रही है और 14,000 करोड़ रुपए के मीटर लगा के और मतलब 1,64,00,000 लोगों को परेशान करने का जो काम कर रहे हैं, ये मतलब न्याय उचित नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया है जीनेस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि गोवा की ब्लैक लिस्ट कंपनी है, और जब वो गोवा की ब्लैक लिस्ट कंपनी ने 5 अगस्त को इन्होंने इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, जिसका मेरे पास ऑर्डर है, और उसके बाद में 23 दिन बाद 27 अक्टूबर 2024 को स्मार्ट मीटर का ठेका इसको दे दिया गया है, जबकि राजस्थान सार्वजनिक करे पारदर्शिता अधिनियम 2012 में कानून बना गया था। RTTP एक्ट के उल्लंघन किया गया कि राजस्थान ट्रांसपोर्टेशन इन पब्लिक प्रोक्यूटेशन, जो फर्म कहीं से ब्लैक लिस्ट हो जाती है वह टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। तो ब्लैक लिस्ट होने के बाद में भी ये जीनेस पावर कंपनी को इन्होंने स्मार्ट मीटर का इन्होंने ठेका दिया गया है, और ये जो आज ये 14,000 करोड़ का जो इसमें जो ये नुकसान हुआ है, मैं सरकार से सीधा जवाब सवाल यही है कि ये जो स्मार्ट मीटर आप रोकने की मंशा रखते हो या 14,000 करोड़ रुपए इसमें डाल के इसमें करोगे। दूसरी बात, जो स्मार्ट मीटर लगाएगा, जिस तरह से इसके अंदर सिस्टम इन्होंने बना रखा है रिचार्ज के माध्यम से, गाँव के अंदर ढाणियों के अंदर ये मीटर लगेंगे, आधी रात को रिचार्ज खत्म हो गया तो वहाँ पे अगर नेट की सुविधा नहीं मिली तो वो रात भर ऐसा वैसे ही रहेगा बिना बिजली के, वो मजबूर होकर बिजलियाँ चोरी करेंगे वहाँ पे। तीसरी बात ये है मेरी कि जिस तरह से जो रीडिंग के लिए रिकॉर्ड वो रीडिंग लेने जाते थे कर्मचारी अधिकारी, आज लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे तो स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि आप स्मार्ट मीटर को ये जो ठेका हुआ उसको कैंसिल करें, क्यों ब्लैक लिस्ट कंपनी को इन्होंने ठेका दिया। 14,000 करोड़ का प्रदेश के अंदर भार बढ़ रहा है, हम इसका जोर शोर उसका ये विरोध करते हैं, और जो मैंने सवाल लगाए वो सवाल भी विधानसभा के अंदर भेदभाव हो रहा है, उसका मैं विरोध कर दूँगा। धन्यवाद। देखिए, प्रेस के साथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, और सदन के अंदर जो आज कुछ हुआ आप सबके सामने है। इनका विषय था स्मार्ट मीटर को लगाने की कार्रवाई स्थगित क्यों कर दी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जनहित में एक निर्णय लिया कि हम स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई को स्थगित करते हैं, और जिसकी स्वयं की इच्छा होगी वो स्मार्ट मीटर लगवाएगा। इनको शर्म आनी चाहिए कि स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय अशोक गहलोत जी की सरकार में हुआ। किस कंपनी को ठेका दिया उसका टेंडर अशोक गहलोत जी की सरकार में हुआ, और आज जब इनके एक माननीय विधायक ये कह रहे थे कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाओगे तो उस कंपनी का क्या होगा, इससे साफ जाहिर हुआ है कि कहीं न कहीं उस कंपनी से इनका अंडरग्राउंड कोई न कोई समझौता है। इनका चेहरा बेनकाब किया हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने, उससे ये लोग तिलमिला गए। इनको राजस्थान की जनता की चिंता नहीं है, किसी कंपनी की चिंता है। और जब इस पर हो हल्ला शुरू हुआ, हमारे विधायकों ने जब इसका प्रतिरोध किया कि आपके समय में निर्णय हुआ है, आपके समय में किए हुए निर्णय पर आपको पश्चाताप करना चाहिए, तो इनके सदन के नेता निम्न स्तर की भाषा पर आ गए। उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया उनको माफ़ी मांगनी चाहिए सदन से, उनको राजस्थान की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये तो उन्हीं से सीख रहे हैं जो राहुल गांधी जी के मंच पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मां के लिए निम्न स्तर के शब्दों का उपयोग किया गया, वही खून इनमें आ गया, और ये भी आज राजस्थान की विधानसभा में निम्न स्तर पर आ गए हैं, क्योंकि इनका कोई विजन नहीं है। सदन की कार्रवाई चलने से ये बच रहे हैं। राजस्थान में राजस्थान के विकास की योजनाएं धरातल पर आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान के आम व्यक्ति का विकास कैसे हो, उसकी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कैसे हो, सरकार विकासोन्मुखी राजस्थान की सोच को प्रतिपादित कैसे करे, इनके पक्ष नहीं रहा, इनके पेट में दर्द चल रहा है। इनको राजस्थान की जनता से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, देश की जनता से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान की सरकार राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के
संकल्प को पूरा करना चाहती है और कांग्रेस सदन की कार्रवाई से भागकर बचना चाहती है। ये चेहरा छुपाते हुए घूम रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए और राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। टीकाराम जूली साहब को उनकी पार्टी के लोग नहीं बोलने देते। टीकाराम जूली साहब कभी भी मुद्दों पर नहीं बोलते, तथ्यहीन बात करने के लिए सदन की कार्रवाई को बाधित करने का काम करते हैं। मैं टीकाराम जूली साहब से कहूंगा कि आप सदन की कार्रवाई चलने में सहयोग करिए, जनता के हितों की बात सदन में सार्वजनिक रूप से उठाने का काम करिए। इस तरह से बाधित करने से मतलब ये जाहिर होता है कि आप पर कोई मुद्दे नहीं है, आपका कोई विचार नहीं है, आप पर कोई काम नहीं है। राजस्थान की जनता के हित में राजस्थान की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं उससे आप तिलमिला गए हो, इसीलिए सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए आप अड़िग हो। आप राजस्थान की जनता आपको देख रही है, राजस्थान की जनता माफ आपको करेगी नहीं। दिल्ली में 0 हो गए, उपचुनावों में 0 हो गए, पंचायत चुनावों में 0 की तरफ जा रहे हो और नगर पालिका के उपचुनाव में 0 की तरफ जा रहे हो। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में भी आप 0 की तरफ जाएंगे। जनता आपको सता रही है। आमने सामने की स्थिति क्यों हुई कांग्रेस के विधायक से और उधर से सरकार के मंत्री भी वेल में आ गए? अगर सदन स्थगित नहीं होता तो फिर अप्रिय स्थिति हो जाती। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जी ने जिस तरह से स्तरहीन बयानों का उपयोग किया, शब्दों का उपयोग किया, कांग्रेस के लोग सदन की कार्रवाई को बाधित करते हुए आगे बढ़ने लगे तो हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने उसका प्रतिरोध किया। और एक लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति नियम कानून तोड़ेगा तो उसका प्रतिरोध करना स्वाभाविक प्रक्रिया है। अध्यक्ष जी के जहन में आया, उन्होंने विधानसभा 2 बजे तक स्थगित की है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उनको अपने विचारों में सुधार करते हुए सदन की कार्रवाई को चलाने में सहयोग करना चाहिए, नहीं तो आपको जनता माफ नहीं करेगी। बोल के सब 2014 के बाद पूरे देश में लगातार कांग्रेस पार्टी हर जगह हारती जा रही है और कांग्रेस पार्टी उससे बौखला कर जिस तरह पूरे देश में, राजस्थान में नहीं, पूरे देश में कहीं भी देख लीजिए, राहुल गांधी जी के प्रोग्राम होते हैं या अपोजिशन लीडर्स के प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर जिस तरह हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्द किए जाते हैं, उनकी माता जी के लिए जिस तरह बिहार में गाली गलौज किया गया, वो का वही दृश्य आज राजस्थान की विधानसभा में हमने कांग्रेस पार्टी का व्यवहार देखा, जो व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। जिस तरह उन्होंने बेशरम कहा, जिस तरह अन्य चीज़ें कही, मैं आज उसकी निंदा करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का वातावरण आज देश में, राजस्थान में, आज देश में जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, जिस तरह राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को सहन नहीं हो रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले नगर पालिका पंचायत चुनाव में भी वही स्थिति रहेगी जो बाई इलेक्शन में स्थिति रही है। इसलिए मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ और मैं विधानसभा अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि विधानसभा में जिस तरह का वातावरण आज कांग्रेस पार्टी ने बनाने का प्रयास किया, ये वातावरण इसलिए बनाया कि देश में हमारा संदेश है। राहुल गांधी हमको शाबाशी थे, लेकिन राहुल गांधी की शाबाशी लेने के लिए आप गाली गलौज करो, ये भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करे। आपके चैनल को हमारी ओर से जोहार। आज मेरा प्रश्न था 13वें नंबर पर, लेकिन हंगामे के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जो निकल गया था। मैं टीएडी विभाग से संबंधित प्रश्न था। मैं ये सोचता हूं और मानता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये मीडिया है और मीडिया के मार्फत से मेरा प्रश्न का जवाब जो मुझे मिला है, और जवाब ये होना चाहिए था जो आपको बताना चाह रहा हूँ। टीएडी विभाग के अंदर घोटालों की बात जब थी तो छात्रावासों के अंदर जो खाद्य सामग्री थी उसकी खरीद फरोख्त की बात थी। तो पिछले सत्र के अंदर हम टी शर्ट पहनकर आए, अंदर हंगामा किया, सब कुछ किया। उस वक्त भी हमने प्रश्न लगाया था, उसका जवाब हमको सही नहीं मिला था। और इस बार भी उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति की जो सामग्रियां हैं उनकी शिकायत मिलने पर उच्च स्तरीय विभागीय द्वारा जांच की जा रही है। और ये विभागीय जांच की जो नोटिस थे वो पिछले 4 महीने पहले हुए। ये तो वही हुआ, अकबर की खिचड़ी पक रही है, जनता देख रही है और जनता देख रही है कि इस खिचड़ी के बाद में कब इस सवालों के जवाब आएंगे। इसके बाद में हमने 3-4 सवाल पूछे थे, इनके नकारा मंत्री जी ने सही से एक भी जवाब नहीं दिया या फिर इनको गुमराह करके ये सवाल किए गए। हमने सवाल किया कि जो ब्रांड है, जो टीएडी विभाग खाद्य उपभोक्ता भंडारों के द्वारा खरीद फरोख्त की जा रही है,
इसमें हर एक जिले के अंदर अलग अलग तरीके से, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो घी की दर हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, उनके हर एक जिले के अंदर अलग अलग पैसों से खरीदा जा रहा है। तब मैंने कहा तो इन्होंने कहा कि जांच की जा रही है और डूंगरपुर को नोटिस दिया, और डूंगरपुर को नोटिस देने के बाद में उन पर ऊपर सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार से 6,93,655 लाख रुपए का वसूली की गई। यदि सही तरीके से वसूली की जाती तो सभी जिलों से 1 करोड़ की वसूली होती। इसके बाद में हमारा अगला जो प्रश्न था उसका भी जवाब इन्होंने गुमराह करते हुए दिया कि मैंने कहा कि ये जो निविदा प्रक्रिया है, टेंडर प्रक्रिया है, वो कौन करता है, कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष की एक कमेटी गठित होती है, उस कमेटी के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया होती है। जब अध्यक्ष ने जब इस सवाल का जवाब यह आता है कि कलेक्टर के माध्यम से हो, तो सबसे बड़ा झूठा यह आता है कि सिरोही जिले के अंदर आज 3 से 4 साल हो गए, लेकिन कोई भी टेंडर प्रक्रिया कलेक्टर के माध्यम से नहीं हुई। वहां पर अधिकारियों ने गुमराह करने वाले जवाब इनको दिए गए, और आज वहां पर जो राजस्थान के अंदर 548 रुपये की MRP में 1 लीटर घी का डब्बा दिया जाता है, वह सिरोही जिले के महान अधिकारी हैं जो 620 रुपये में 1 लीटर डिब्बे घी खरीदते हैं। इससे बड़ी महानता इस टीआईडी विभाग की क्या हो सकती है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो लोग दोषी हैं, जिनको आपने कमेटी की जांच में बैठाया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और गुमराह नहीं किया जाए। और ये 2013 में बनाए गए RTPP नियम को टीआईडी और सहकारिता विभाग कर्मचारी मिलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं साथ में यह भी कहूँगा कि मैं आज इस सवाल के बारे में आया हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ कि टीआईडी विभाग के मंत्री जब यहाँ से बाहर निकल कर आए, इनसे सही सवालों के जवाब को आपको पूछना चाहिए, ताकि वो जवाब दे पाते कि नहीं पाते हैं। क्योंकि इनका भ्रष्टाचार जो टीआईडी विभाग आदिवासी के उत्थान के लिए बना है, वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं वो बेहतर सुविधा के साथ में पढ़ाई लिखाई कर सके, वहाँ की योजना धरातल पर उतरे, जो आदिवासी मूलभूत सुविधा से कोसों दूर है, उनके लिए बना हुआ है। लेकिन आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। यहाँ से बाहर के जो कर्मचारी आते हैं वो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए उस इलाके के अंदर आते हैं और जेबें भर के लेके चले जाते हैं। सरकार के जवाब 4-4, 6-6 महीने तक खाली कागजों में पड़े रहते हैं, और जांच रिपोर्ट होती है तो एक जिले को भेजते हैं, बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को भेजा तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही के लिए कोई जांच नहीं भेजी जाती। इस तरीके की लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही है। आप देख रहे होंगे कि थोड़े दिन पहले मंत्री जी के जहां करोड़ों का बजट आता है, उनके इलाकों में छत गिरती है। और ये भी बात आती है कि संभागीय आयुक्त थे शक्ति सिंह जी राठौड़, जब वो संभागीय आयुक्त थे 4 करोड़ के उनके हस्ताक्षर फर्जी साइन होते हैं और टेंडर होते हैं। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा, इन फर्जीवाड़ों की रोकथाम की जाए, आदिवासी के उत्थान के लिए जो बजट आता है वो सही जगह लगाया जाए। और आप सभी अनुरोध करूँगा, जब भी इस गेट से निकले या पिछले गेट से निकले, मंत्री जी को दबोच के इन सवालों का जवाब जरूर पूछिए कि पिछले सदन के अंदर 1500 करोड़ से ज़्यादा बजट आया था, इन्होंने 600 करोड़ बजट खर्च करने की बात की, और फिर 1700 करोड़ के बजट की बात कही। आखिर ये बजट जा कहाँ रहा है? अगर बजट यहाँ पे इस्तेमाल होता तो आदिवासियों का आज विकास क्यों नहीं होता? आदिवासियों के आज मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति क्यों नहीं होती? आज सड़कें, बिजली, पानी से वंचित आदिवासी है, शिक्षा से वंचित आदिवासी है, और आज वो आदिवासी इनकी लापरवाही की वजह से आदिवासी वंचित है। और मैं तो ये कहता हूँ, ऐसे सर्वनाक मंत्री से अगर ये टीआईडी विभाग संभाला नहीं जाता तो इनको पद छोड़ देना चाहिए और सरकार इनको बाहर निकलना चाहिए। आज राजस्थान विधानसभा के सदन में जो हुआ वो बड़ी अत्यंत दर्दनाक वो है कि विपक्ष सकारात्मक मुद्दे, राजस्थान की जनता के हित के मुद्दे सदन की पटल में रखने के बजाय आज सस्ती लोकप्रियता के लिए जो आचरण उन्होंने किया है बड़ा निंदनीय है। निश्चित रूप से चाहे बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, वो उनकी सरकार के जो काम थे, जो उन्होंने गलत किए, उनको तो जनता से जाके माफ़ी नहीं मांग रहे। आज राजस्थान में जब पिछले उपचुनाव हुए अक्टूबर में, कांग्रेस एटलीस्ट 4 सीटों पे तीसरे नंबर पे आई है। विचार उनको करना चाहिए जो बिना वजह सदन में आरोप लगाते हैं और देश के जननायक यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में
अपशब्द बोल रहे हैं, मुर्दाबाद बोल रहे हैं। ये चरित्र निंदनीय है। राजस्थान की जनता इनका चरित्र देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है। ये वास्तव में मैं इसकी निंदक जितना भी इसकी निंदा करे कम है। मैं तो राजस्थान के हित में अगर कोई बात है तो उस सकारात्मक मुद्दे नियम और कानून से संचालन होते हैं। आप देखते हैं 18 से 23 में भी इन्होंने सदन चलाया, और जब अध्यक्ष जी कौन से प्रश्न को कैंसिल कर देते थे, मीडिया कर्मियों को अंदर आना अलाउ नहीं होता था। ये सब चीज़ें आप सबसे कोई छुपी हुई नहीं है। जो इन्होंने 5 साल में किया है वही कारण है कि बाहर का रास्ता देख रहे हैं। आज भी ये जनता से जाके इनके कृत्यों पे माफ़ी मांगे तो निश्चित रूप से बात बनती है। आज आप बिजली की बात करते हैं, इन्होंने कैबिनेट में पास किया, इन्होंने आगे बढ़ाया। आज जब सरकार बदल गई तो ये कहते हैं कि साहब ये गलत है। जो चीज़ें इनने की है वो रोड मैप जो राजस्थान के विकास में कहीं न कहीं बाधा बनता है, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार, राजस्थान की कैबिनेट ठीक करने का काम कर रही है। लेकिन ये जिस तरह का काम करते हैं नियम कानून से नहीं। आज जैसे एक राजस्व का वो था, माननीय रामकेश जी मीणा उस बात को कह रहे थे, वो सवाल नहीं पूछ रहे थे, वो जैसे कि भाषण दे रहे थे सदन में। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिनका आज सवाल था, वो रोहित बोरा जी को अधिकृत किया। वो मैं पूछना चाहता हूं कि वो सदन में क्यों नहीं आते? अगर उनका सवाल था, वो जानते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता जानती है, और इसका रिजल्ट पंचायत चुनाव और नगर निगम के चुनाव में राजस्थान की जनता कांग्रेस को देगी। भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगम, सभी पंचायत राज में चुनाव जीतेगी। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो 20 माह में काम किए हैं, लोकहित के, जनहित के एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही है चुनी हुई सरकार। आप देख रहे हैं कि निश्चित रूप से जो जनता के हित के मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं, वो वास्तव में सोल हो रहे हैं। और आने वाले चुनाव में, पंचायत चुनाव और निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मैं शत्रुघ्न गौतम। ये बात सही है, मैं बता रहा हूँ ना कि जिस तरह बेल में आना, अध्यक्ष को, माननीय विधानसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं मानना, कानून नियम प्रक्रियाओं से नहीं चलना, ये सब फितरत कांग्रेस के लोगों की है। जब ये करें तो प्यार, दूसरा करें तो बलात्कार। निश्चित रूप से आपको पता है कि 18 से 23 में चुने हुए जनप्रतिनिधि भारतीय विधायकों के साथ किस तरह से उनकी बात नहीं रखने दी जाती थी, लेकिन फिर भी कभी ऐसा करते भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने नहीं किया। आज का जो वाकया है आप सबके सामने है, उसके वीडियो भी है, फुटेज भी है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्नकाल है, जो उस प्रश्नकाल को उस नियम कानून के तहत होना चाहिए। यही, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से विधानसभा के अंदर सकारात्मक चर्चा को रोकने का प्रयास किया, किन कारणों से किया, और फिर मैदान छोड़ के भी वो भाग गए, उसका विवरण मैं आपके सामने रखने आया। लगातार विपक्ष ये बात कर रहा है कि झालावाड़ के अंदर हुए जो स्कूल हादसे के अंदर हमने संवेदना नहीं दिखाई। मैं आपके सामने तथ्य रखना चाहता हूं। आपके सभी सुनने वाले दर्शक इस बात को पूरी तरह से समझते हैं कि असली संवेदना वो होती है जहां पर तुरंत कार्रवाई हो, स्कूलों को मजबूत करा जाए, शिक्षा तंत्र को मजबूत करा जाए, और केवल बोलने से नहीं, केवल सदन को चलने से रोकने से नहीं, बल्कि जब सरकार में रहते हैं तो सरकार के एक्शंस से, सरकार जो कदम उठाती है उससे स्पष्ट होता है कि किसको संवेदना ज़्यादा है हमारे युवाओं के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति। और अब मैं आपको बताता हूं कि जो झालावाड़ के अंदर स्कूल गिरा, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि उसके रिपेयर के जो पैसे जो गए थे 1 लाख रुपए, वो कांग्रेस के समय गए थे और इस्तेमाल भी हुए थे। और उसके बावजूद भी वो बिल्डिंग गिरी थी। बट यही नहीं, पूरे राजस्थान का मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान के अंदर 5 साल जो कांग्रेस
पार्टी जब सत्ता में थी तो 19 से लेकर 23 तक 2,918 करोड़ रुपए मात्र दिए गए। मीडिया के साथी जो बात करना चाहते कृपया साइड में हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं मैं, ये बात सब जनता तक जाए, बहुत जरूरी है। 5 साल 2019 से लेकर 2023 तक कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो टोटल पैसा जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया वो है 2,918 करोड़ रुपए, जो 18,500 स्कूलों को दिया गया। हमारी सरकार ने 1.5 वर्ष के अंदर ही 2,986 करोड़ रुपए 12,000 स्कूलों के लिए दिए। आप अंतर देखिए, 5 साल के अंदर 2,918 करोड़, 1.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 2,986 करोड़। ये होता है प्राथमिकता देना स्कूल की एजुकेशन के लिए। अगर संवेदना है बच्चों के प्रति तो भारतीय जनता पार्टी की है और एक्शंस में साफ दिख रहा है। यही नहीं, मैं आपको और बतलाता हूं, 5 साल के अंदर जब कांग्रेस सत्ता में थी तो रिपेयर के लिए और जो झरझर हो रखे हैं स्कूल उनके लिए कितना पैसा खर्च करा कांग्रेस पार्टी ने? 380 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर जर्जर और रिपेयर के लिए 380 करोड़ रुपए, जो तकरीबन 3,000 स्कूलों के लिए दिए गए। हमारी सरकार ने 1.5 वर्ष के अंदर 926 करोड़ रुपए, कहां 380 करोड़ रुपए, कहां 926 करोड़ रुपए, तकरीबन 3,000 स्कूलों के लिए। ये अंतर होता है जो असली संवेदना होती है, शिक्षा तंत्र को असली मजबूत करने की जो कार्रवाई होती है वो ये होती है। सदन के अंदर नारेबाजी करना, यहां पर आकर भ्रमित करना, केवल जब संवेदना देनी हो उस समय भी शोर मचाना, ये केवल और केवल राजनीतिक है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस जब सत्ता मिली थी, जब जिम्मेदारी थी तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और आज जब जिम्मेदारी जनता ने दी है विपक्ष में बैठने की तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। और मैं डिटेल में बताता हूं, हमने ये घटना होने के तुरंत बाद 750 स्कूल आइडेंटिफाई करे। आप जानते हैं इस बात को कि हमारे को आए हुए मात्र 1.5 वर्ष हुए जब ये घटना हुई है। हमने 750 स्कूल आइडेंटिफाई करे जो तकरीबन 170 तहसीलों के अंदर थे, और हर स्कूल को 2 लाख रुपए तुरंत दिए गए। यही नहीं, हमने 2000 स्कूल आइडेंटिफाई करे गए जिसको 150 करोड़ रुपए दिए गए, तकरीबन 8 लाख रुपए प्रति स्कूल हमने तुरंत दिए। 60 करोड़ रुपए हमने दिए हैं छोटी मोटी मेंटेनेंस के लिए, प्राइमरी स्कूल को और अपर प्राइमरी स्कूल को। 330 बिल्डिंग ऐसी हैं, या बिल्डिंग ही नहीं है, 330 स्कूल ऐसे हैं जहां बिल्डिंग ही नहीं है, वहां पर हमने 330 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि तुरंत फ्रेश कंस्ट्रक्शन हो सके। ये होती है असली संवेदना। इसलिए आपके माध्यम से जो कांग्रेस यहाँ नाटक कर रही है और विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी छोड़कर मैदान छोड़कर भाग रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है राजस्थान के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी। दूसरी बात, आज अभी आपके सामने हीरालाल जी ने भी बात करी आकर, मीटर की जो बात हुई है यहाँ पे, स्मार्ट मीटर की, केंद्र सरकार की योजना है। हर व्यक्ति, हर परिवार, हर घर तक बिजली पहुंचे और व्यवस्थित तरीके से पहुंचे, घोटाला ना कर पाए कोई। सबसे ज्यादा प्रतिशत लोग जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सच्चे हिंदुस्तानी हैं जो कानून से काम करते हैं, और घोटाले करने वाले परेशानी करते हैं। इसलिए स्मार्ट मीटर योजना लाई गई। आज कांग्रेस यहां विरोध कर रही थी, 5 लाख स्मार्ट मीटर खुद लगा चुकी है जब सत्ता में थे, लेकिन आज यहां विरोध कर रहे हैं। जो बात कर रहे हैं कि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि वो ब्लैक लिस्टेड है, वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है। ये मिथ्या पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कंपनी गोवा के अंदर, जिसका उदाहरण लिया गया, जो ब्लैक लिस्टेड वहां पर है, उसको भी ब्लैक लिस्ट से हटा दिया गया है। और स्मार्ट मीटर जब लगेगा तो 2 तरीके से लगेगा, एक है प्रीपेड और एक है पोस्ट पेड। जो प्रीपेड मीटर लगाएंगे उनको प्रति यूनिट
15 पैसे की रियायत मिलेगी। तो ये उपभोक्ता के हित में है कि स्मार्ट मीटर लगे। लेकिन जहां पर, जैसे हीरालाल जी ने सदन में भी कहा, जहां पर प्रेशर ज़्यादा है, बहुत बड़ी संख्या में मीटर तुरंत कनेक्शन लगने हैं, वहां पर हम साधारण मीटर भी लगा रहे हैं ताकि कनेक्शन मिलने में, बिजली घर तक पहुंचने में कोई विलंब ना हो। तो हमारी सरकार हर तरह से सही कदम उठा रही है, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सदन को चलने नहीं देना चाहते। धन्यवाद। वो सवाल उठा रहे हैं कि मेरा माइक बंद कर दो। आज विधानसभा में जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं, उनके द्वारा जो हल्ला करना और विधानसभा की कार्रवाई को रुकवाना, ये एक दुर्भाग्य की बात है। अभी लंच आवर्स में हमारे 2-3 साथी से मैंने पूछा, भाई काली पट्टी क्यों बांध रखी है आपने? कहते हैं साहब वो वहाँ के बच्चों को जो हम श्रद्धांजलि नहीं दे पाए, अभी भूलवश अगर कोई चीज़ रह गई, आज उनको श्रद्धांजलि दी है और उसी को लेकर के अगर आप इस तरह का माहौल कर रहे हैं और विधानसभा नहीं चलने दे रहा, ये दुर्भाग्य की बात है। स्मार्ट मीटर योजना कांग्रेस की लाई हुई योजना है और उन्हीं के पूरा स्पष्टीकरण हमारे मंत्री जी ने उनको दिया, इसके बावजूद भी बेल में आना और हल्ला करना, ये दुर्भाग्य की बात है और ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। मैं तो यही निवेदन करूँगा कि इनको भगवान सद्बुद्धि देवे और विधानसभा चलने दे, क्योंकि इनका उद्देश्य केवल एक ही है कि हम विधानसभा को नहीं चलने देंगे। तो ये उद्देश्य नहीं, जिन लोगों ने इनको चुन के भेजा है उन लोगों को विकास के काम की बात नहीं कर करके केवल विधानसभा को कार्रवाई को रुकवाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं तो इनसे कहूँगा कि ये लोग अच्छा काम करें और सदन का पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, साथ देवें और सदन में बढ़िया काम चले। राजस्थान सरकार का काम अच्छा काम हो रहा, जो पिछले 5 साल में इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, इस सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने 1.5 साल में वो काम कर दिया। इनको वो भी दुख है कि इतने बढ़िया काम क्यों कर रहे हैं, तो ये तो काम तो करेंगे। ये लोग तो आपस में लड़ते रहे, भजनलाल जी की सरकार एकजुट है, हम सब लोग सरकार के साथ में हैं और सरकार की जो भी गतिविधियां उनमें हम साथ दे रहे हैं। और विपक्ष वालों को भी मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ विधानसभा में और जो देख रहे हैं हमें खुद को भी आश्चर्य होता है कि बिना मुद्दे के ही ये लोग बेल में आ जाते हैं, नारे लगाते हैं। 2-4 विधायक तो इस तरह के हैं केवल नारे लगाने के लिए जैसे विधानसभा में चुन के आए, इस तरह का आचार इनका नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। मैं राम सहाय वर्मा, निवाई पीपलू विधायक, निवाई विधानसभा क्षेत्र, जिला टोंक। रेडी हो जाओ, सब हो जाओ। रेडी। स्मार्ट मीटर को लेकर राजस्थान की विधानसभा में आज प्रतिपक्ष की ओर से बहुत हुल्लड़ किया गया है। उसको लेकर मैं बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि आरडीएसएस को लेकर जिस प्रकार से ये स्कीम 2021-22 से लेकर 2025-26 में कंप्लीट होनी थी और उसके अंतर्गत यहाँ राजस्थान में काम होना था। भारत सरकार ने सभी राज्यों को देश में छूट दी थी कि जो राज्य चाहता है वो इस आरडीएसएस को लागू करे और जो नहीं चाहता उसको लागू नहीं करे। जिस विषय को आज राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस के द्वारा उठाया गया है, मैं बताना भी चाहता हूँ, प्रदेश की जनता भी देख रही है। और ये आरडीएसएस की योजना को कांग्रेस शासन के समय, अशोक गहलोत जी की सरकार के समय में लागू किया गया था और जिसका विरोध ये कर रहे हैं। मैं तो इतना पूछना चाहता हूँ कि जब शुभ की सरकार थी, शुभ सत्ता में थे, तो फिर इस योजना को लागू क्यों किया? और इसका पूरा कंप्लीट कार्य पूर्ण 5 साल में होना था। और आज जब ये प्रतिपक्ष में है तो स्मार्ट मीटर का विरोध भी कर रहे हैं, आरडीएसएस का विरोध भी कर रहे हैं। आरडीएसएस के बारे में थोड़ा सा वक्तव्य देना चाह रहा हूँ कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत पूरे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे जितने भी गांव हैं वहाँ पर केबल्स डाली जा रही हैं, साथ साथ ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं
और जो जहाँ गांव में बिजली पहुँचती नहीं थी, इस योजना के अंतर्गत हर गांव को इसका उपभोक्ता को लाभ मिल रहा है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी विराटनगर में बहुत सारे मैं गाँव के नाम बता सकता हूँ जहाँ पर गत 5 सालों में बिजली के नाम पर वोल्टेज वहाँ हमारे उपभोक्ता को मिलता नहीं था। आज प्रॉपर तरीके से हमारे सभी कस्बों में इसका तेज़ गति से काम चल रहा है। साथ साथ जिस योजना को ये शुभ लेकर आए थे, उस योजना को इन्होंने लागू करके राजस्थान में लगभग 5.5 लाख मीटर इन्होंने अपने सरकार के समय लगा लिए थे। आज इनको दिक्कत क्या आई है, ये समझ से परे। मुझे लगता है कि अपने नेता को राजी करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चुनाव भी होना है, इनका अध्यक्ष भी बदलना है, इनके बाकी बहुत सारी परिस्थितियां भी बदलने वाली हैं। केवल सारे के सारे लोग मिलकर अपने नेता को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार की ये बातें सदन में उठाते हैं। और राजस्थान की जनता ने जिस उद्देश्य के साथ हमको भेजा है, राजस्थान की जनता को गुमराह कर और ये केवल और केवल अभी मैं इतना कह हंसी के पात्र बन रहे हैं। इसलिए मैं कांग्रेस के सभी नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि उस समय आप लोग कहां चले गए थे, उस समय आपने विरोध क्यों नहीं करा। और राजस्थान में गत 5 सालों में अगर मैं बिजली की बात करता हूं, शुद्ध रूप से मैं खेत और खलिहान से आता हूं, लेकिन राजस्थान में बिजली उत्पादन के लिए आप लोगों ने क्या काम किया, उस पर कभी आपने चिंता करी नहीं। राजस्थान में बिजली खपत कितनी हो रही है, ये आपको ध्यान में नहीं था। गत 5 सालों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की और साथ साथ राजस्थान की गहलोत की सरकार थी, उस समय उत्पादन पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये हमारी सरकार राजस्थान में माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार है, जिन्होंने सत्ता में आते सबसे पहले जो राजस्थान की जनता से हमने वायदे करे थे कि हम काश्तकार को दिन में बिजली देंगे और पूरी बिजली देंगे, उस बात को आत्मसात करते हुए हमने राजस्थान में 1,62,500 करोड़ के एमओयू हमने करे और जो धरातल पर हमने कामों को उतारने का प्रयत्न भी हमने किया है। और बिजली के क्षेत्र में आज हमारी इनके 5 साल में तो हालात ये थी कि किसान को ना बिजली मिलती थी, ना हमारे सिंगल फेज की प्रॉपर बिजली मिलती थी। इनके समय तो ट्रांसफार्मर भी हमें समय पर काश्तकार को उपभोक्ता को मिलते नहीं थे। ऐसी हालत इनके समय में रही है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की प्रदेश की जनता को गुमराह करने का और मात्र अपने नेताओं को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं, ये सदन को चलने नहीं देना चाहते। और इनका एक ही उद्देश्य, जैसे पार्लियामेंट में इन्होंने बिना किसी मुद्दे को जिस प्रकार से लोकसभा को बाधित करने का काम किया, इसी प्रकार से प्रदेश की विधानसभा को बाधित करने का काम करते हैं। इनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है, केवल आपके हवा में तीर मारने का काम करते हैं। मैं इनको ये भी कहना चाहता हूँ कि मुद्दों की लड़ाई लड़िए, राजस्थान की जनता की आवाज़ को बुलंद करिए। जिस जनता ने आपको जिस भावना के साथ आपको और हमको चुनकर भेजा है, हमारी राजस्थान की विधानसभा और प्रदेश की जनता के समय को जाया ना करें, ये मैं बयान देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ।